गुड इवनिंग क्लास। आज हम विशेषकर एनसीईआरटी चैप्टर 5 10वीं कक्षा के अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि आप लोगों को मालूम ही है, जो भी चैप्टर से हम पढ़ते हैं उससे पहले कि क्या है, उस चीज़ का उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब कि वो चीज़ कैसे इंट्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में जानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम एक सीरीज लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 2 और 4 6 8 10 12 सपोज कर लेते हैं। तो इनमें फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड वाला नंबर को अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इनके बीच का जो अंतर निकालेंगे, वो कंजुगेटिव डिफरेंस जो होता है 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, 10 - 8 = 2, और इसी प्रकार से इसमें क्या आएगा 12 - 10 = 2। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट दो नंबर जैसे कंजुगेटिव इनके क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म इनको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड टर्म कहते हैं, उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। एक सीरीज जो है उसमें दूसरे नंबर से पहले नंबर को माइनस करेंगे तो आपका जो नंबर आ रहा है वो इसका कंजुगेटिव नंबर का बराबर होना चाहिए, यानी आपके कंजुगेटिव जो आता है वो बराबर होते हैं। 6 से 4 को माइनस कर लीजिए 2 आएगा, 8 से 6 को माइनस कर दीजिए 2 आएगा, और 10 से 1 को माइनस कर दीजिए 2 आएगा, और 12 से 10 को माइनस कर दीजिए 2 आएगा। यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सारे आपका क्या कहलाते हैं, कॉमन डिफरेंस कहलाते हैं। ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे कॉमन डिफरेंस आपका मतलब 2 आ गए। तो सारे के सारे कंजुगेटिव जो डिफरेंसेस जो होते हैं, कंजुगेटिव डिफरेंसेस 4 से 2 को माइनस करते हैं 2 आया, और 6 से 4 को माइनस करते हैं 2 आया, 8 से 6 को माइनस करते हैं 2 आया, 10 से 8 को माइनस करते हैं 2 आया, और 12 से 3 को माइनस करते हैं 2 आया। तो ये इस प्रकार से जो बनता है, मतलब कि कंजुगेटिव जो डिफरेंसेस जो होते हैं वो अगर सेम आ जाते हैं तो ये आपका एपी कहलाता है। अब एप्लीकेशन ऑफ एपी जो है, इसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, मतलब हमारे डेली यूज में कहाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सीढ़ी बनाते हैं हम, लेडर बनाते के बाद यहाँ से ये इस प्रकार से, ठीक है, सीढ़ी जो होगा इनके बीच के जो कंजुगेटिव जो मतलब कि ये स्ट्रिप्स होते हैं, यहाँ से अगर यहाँ तक अगर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिर कितने का बनाएंगे 30 सेंटीमीटर का बनाएंगे, और इसका भी 30 सेंटीमीटर, और इसका भी 30 सेंटीमीटर, और इसका भी 30 सेंटीमीटर। अब ये सीढ़ी जो होगा लेडर होगा, तो लेडर तो बराबर रहेंगे सही इस तरफ से, मतलब जो कंजुगेटिव जो सेक्शंस होंगे इतने ही उधर के कंजुगेटिव सेक्शंस भी इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सारे 30 सेंटीमीटर। तो एक तो ये क्या है कि मतलब कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका डेली यूज जो होता है हमारे सीढ़ियों को बनाने में यूज होता है। चलो ठीक है, ऑडिटोरियम वगैरह, बड़े स्टेडियम वगैरह जो होते हैं, और ऑडिटोरियम वगैरह, और आपने ये भी देखा होगा कि सिनेमा हॉल वगैरह जो थिएटर वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, जो सबसे नीचे सबसे आगे उसके पर्दे के सामने जो होते हैं वो नज़दीक होते हैं, तो उनके स्टेप नीचे होता है, मतलब कि बैठने का मतलब कि नीचे से होता है, तो स्टेप वाइज थोड़ा ऊपर इस हिसाब से करवा दिया जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही। ये किस कारण से बना दिया जाता है, जैसे जैसे ऊपर मतलब कि स्टेप अप होता जाता है ऐसे मतलब कि फिर वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा, मतलब कि स्पेस ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ऑब्वियसली नीचे वाले राउंड में जो यू इस प्रकार से यू कर्व में होगा बनाया जाता है, नीचे कम जगह है तो कम कुर्सियाँ आएंगी। अब
फर्स्ट वाला रो में जितनी कुर्सियां होंगे, जितने मतलब की सीट्स बनाई जाती हैं, उसका सेकेंड वाला रो में ऑब्वियसली या तो 4 कुर्सियां ज्यादा होंगे, नहीं तो 6 कुर्सियां ज्यादा होंगी, इस प्रकार से बनाया जाता है। और उससे भी ऊपर वाला रो में फिर इतना ही ज्यादा बनाया जाता है। कहने का मतलब कि हर रो में आपके मतलब कि सेम नंबर ऑफ चेयर्स बढ़ाते ले जाएंगे। खास मतलब कि इनफैक्ट मतलब बनाया जाए, बनाने का मतलब कि ढंग ये है, ठीक है। तो थिएटर वगैरह, ऑडिटोरियम वगैरह जो होते हैं और स्टेडियम वगैरह जो होते हैं, उसमें इस प्रकार से अरेंजमेंट ऑफ सीट्स मतलब कि सीट्स के अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा वाला ये चीज है कि मतलब कि आपके टैक्स फेयर वगैरह जो होते हैं, टैक्सी फेयर कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले जाते हैं, इस प्रकार से ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपका मतलब कि स्टार्टिंग में 50 रुपीज चार्ज, चलो ठीक है, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर है ये 50 रुपीज चार्ज। अब उसके बाद अगले किलोमीटर है, उसके बाद अगले किलोमीटर है, उसके बाद अगले किलोमीटर, इस प्रकार से। अब इसमें क्या हो जाएगा, 30 रुपए बढ़ाता ले जाएगा, कितना 30 रुपीज बढ़ाता ले जाएगा। तो कहने का मतलब, तो सी डी ई एफ, इस एपी जो है, एपी का इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, कार्ल फ्रेडरिक्स गॉस करके, 1777 से लेकर के 1855 तक इनका जीवन रहा। इन्होंने क्या किया कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है कि एक बार की बात था कि जब बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो इनके टीचर इनको क्या करते हैं कि सवाल देते हैं। सवाल इस प्रकार से देते हैं कि टीचर ने ये बोला कि भाई 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम निकालना है, सम फाइंड आउट करना है। टीचर ने ये कहा, कहने का मतलब टीचर ने ये कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और सो ऑन 100 तक के नंबर्स का इन्होंने क्या बताया, सम टोटल करना, 100 तक का सम कितना होगा, ठीक है। यहां से शुरू होते हैं। तो भाई क्लास में सारे बच्चे परेशान हो गए कि वे लिख लिख करके परेशान हो गए, वो तो पूरा पेज ही भर गया 100 तक लिखते लिखते, और बच्चों को ये काफी दिक्कत होने लगा। सारे बच्चे मतलब कि स्ट्रगल कर रहे थे कि इस सवाल को कैसे मतलब कि हम करें। वो सारे के सारे मतलब कि लगे हुए थे कि मतलब कि इसको टोटल कर रहे हैं, काउंट कर करके टोटल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि उन दिनों कैलकुलेटर तो बने नहीं थे, ना आज की तरह कंप्यूटर्स थे, ना मोबाइल्स थे, तो भाई कोई मतलब उसमें कैलकुलेटर यूज करेगा ये तो कभी सोच भी नहीं सकते आप। लेकिन ये जो गॉस जो थे ये काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड और शार्प माइंडेड बच्चे थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना कुछ नया तरीका ढूंढ लिया जाए इसको सॉल्व करने के लिए, कि इतने लंबे कौन लिखेगा, इसको थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट करके करेगा। तो गॉस ने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा करते 50 तक इन्होंने लिखा, ठीक है। 1 से लेकर नंबर कितना दिया था, 1 से लेकर के 100 तक का सम निकाला, सम मतलब कि योगफल ज्ञात करना। इन्होंने क्या किया कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके करता 50 तक दिया, 50 तक दिया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, बचे कितने, भाई अगला नंबर कौन कौन से बचे हैं, 51 से लेकर के 100 तक बचे, ठीक है। जब उन्होंने इस नंबर को यानी कि 1 से लेकर 100 तक जो सम निकाले थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, 2 भाग में, यानी कि 2 हिस्सों में स्प्लिट किस प्रकार से किया कि एक तो इन्होंने 1 से लेकर के 50 तक और दूसरे लिए इन्होंने 51 से लेकर के 100। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1 2 3 4 5 ऐसा करते हैं 50 तक इन्होंने एक
उसके बाद इन्होंने मतलब कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब इन्होंने क्या किया कि अगले नंबर जो 51 से 100 तक जो भी टर्म्स थे उनको क्या किया इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा, उल्टा ऑर्डर में। इसको सीधा लिखा यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिखा 1 से लेकर 50 तक, प्लस में प्लस करना है यहाँ तक। और उसके बाद ये जो 51 से लेकर 100 तक के जो टर्म्स थे उनको इन्होंने उल्टा लिखा। कैसे? रिवर्स लिखा। ये आपका क्या है 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 ऐसे करके 51। जब इन्होंने देखा मतलब कि इनको क्या क्या इन्होंने पेयर्स बना लिया, जो ये पेयर्स बने ये एक जोड़े बन गए, दूसरे जोड़े बन गए, तीसरे जोड़े बन गए, चौथे जोड़े बन गए, ऐसे करके मतलब कि आपके कितने जोड़े बन जाएंगे, कितने जोड़े बन जाएंगे। अब देखो आप लोग वहां तक कर लीजिए। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा आपके सबके सब इनको लगा 101 मतलब कि कहने को क्या नोटिस में आया कि हर 100 प्लस 1 101 101 101 101 101 जितने भी टर्म्स प्लस हुए सबके सब 101। ठीक है, सबके सब कितने 101। तो अब इसमें कितने पेयर्स हुए, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हुए, सिंपल सी बात 1 से लेकर 50 तक 50 पेयर्स कितने 50। और सम कितना हुआ आपका? अच्छा हाँ, इन दोनों को सबके सब जितने भी इन्होंने पेयर बनाया था उनको रेयर पेयर्स, इन्होंने रेयर पेयर्स का नाम दिया। तो सम ऑफ रेयर पेयर्स इक्वल क्योंकि इसका भी 101, इसका भी 101, इसका भी 101, सभी का सब 101 इनको नोटिस में आया। तो इन्होंने ये बताया कि so therefore sum of the first 100 positive integers इक्वल टू क्या होगा आपके सम ऑफ टोटल जो ये जो सम आया है इनटू में ये नंबर ऑफ पेयर्स यानी कि आपके पेयर्स एक और क्या हो जाएगा, सम कितना होगा आपका, सम कितना होगा 101 इनटू में आपका पेयर्स मतलब जो जोड़े कितने थे 50 जोड़े 50 जोड़े तो 5050। इसका मतलब यानी आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 100 तक का जो योगफल है आपका 50। अब गॉस ने ये मेथड करा मतलब कि ये इस हिसाब से अब इन्होंने शॉर्ट मेथड एक निकाले, इन्होंने रैप्ड पेयर्स बना करके, ठीक है, रैप्ड पेयर्स बना करके इनका सम निकाल लिया। जो सम आता है उसको इन्होंने क्या करते हैं जितने पेयर होते हैं जोड़े जो होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है वो टोटल जितने भी मतलब के ऊपर सम पूछा गया है मतलब कि जितने भी टर्म्स पूछे गए उनका सम आ जाएगा 5050। ठीक है, गॉस ने ये बताया। लेकिन अब आप लोग ये समझ सकते हो इसमें 1 से लेकर के 100 तक देगा 1 2 3 4 5 6 7 100 इवन नंबर है। ये जो मेथड था जो गॉस ने बताया है ये मेथड खाली इवन नंबर के लिए एप्लीकेबल था। अब इवन नंबर मतलब कि सम संख्या है, सम संख्याओं के लिए ये मतलब कि उपयोग था ये विधि। अब यहाँ पर चैलेंज क्या आ गया कि मतलब कि जो ऑड नंबर्स होते हैं यानी कि आपको विषम संख्याएं होते हैं उनके लिए होगा क्या। देखिए जो विषम संख्या होते हैं उसमें चूंकि विषम संख्या जो होते हैं उसको दो भागों में हम स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर दो भागों में स्प्लिट करेंगे सिंपल सी बात पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएंगे। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, तो
ये तो आपको बता दें कि ये इवन नंबर से होते हैं तभी, मतलब कि जितने भी इवन नंबर से आते हैं, चाहे आपके करोड़ों, ठीक है, करोड्स में हो जाए, मिलियंस में हो जाए, यानी कि बिलियंस में हो जाए, जो भी है 10 मिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन 100 बिलियन जितना भी हो, लेकिन वंस डिजिट इकाई का स्थान पर संख्या आपका 0 2 4 6 8 ये सारे आते हैं, तो वो आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा, यानी कि सम संख्या होगा। उस सम संख्या के ये वाला मेथड एप्लीकेबल, क्लियर है? अच्छा, अब जब ऑड होते हैं, यानी कि विषम संख्या, ऑड टर्म्स होंगे, यानी कि आपको विषम पद हो, जैसे आप नंबर की 23rd टर्म कैसे निकाला जाए? 23 को देखो, चलो ठीक है, मैं 13 टर्म्स को निकाला था। 13 टर्म जो इसमें क्या हो जाएगा, 100 का तो हमने क्या कर दिया था, दो भागों में स्प्लिट कर दिया था, तो 50 टर्म पहले आ गए थे और अगले 50 टर्म आ गए बाद। समझ नहीं आया? क्लियर है ना? अब 13 का कैसे करेंगे? 13 को तो डिवाइड करेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाएंगे, भाई एक तो रहेगा, 7 तो रहेगा। अब इसके क्या करेंगे हम? तो गॉस ने ये बताया कि अगर ऑड नंबर आ जाए, अगर यहां पर ऑड नंबर आ जाए, मतलब कि टर्म्स में आपके ऑड नंबर्स के टर्म्स आ जाए, जैसे 13 टर्म हो गया और आपका 25th टर्म हो गया, तो गॉस ने ये बोला कि ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो भी नंबर्स होते हैं उनको सीरीज में आगे लिख लो, मतलब कि सीधा सभी को लिख लो सीधे, मतलब कि आरोही क्रम में लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के एक साथ लिख लो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इसमें क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या आपका आरोही। अच्छा, अब जो नंबर होता है 1 से लेकर 13 तक हमने लिखा, और इसको ऐसे ही रिवर्स में लिख देना। कैसे? 13 प्लस 13 ये ना, हाँ, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब फिर इसको क्या कर लेते हैं, रैप्ड पेयर्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रैप्ड पेयर्स ले लेते हैं। इनका जो सम जो होगा क्या होगा आपका, योग जो होगा क्या होगा, 14 प्लस 14 प्लस 14, यानी देयर आर 30 टर्म्स। ओके, तो यहां पर हमने क्या करना है कि इतना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13 टर्म्स, नंबर ऑफ पेयर्स, टर्म्स के लिए पेयर्स लिखिए, पेयर्स के नंबर ऑफ पेयर्स 13 पेयर्स, 1 से लेकर 30 तक 13 पेयर्स, तो 30। अच्छा, सम इक्वल टू कितना देगा, रैप्ड सम ऑफ रैप्ड पेयर्स इक्वल टू कितना देगा, सम ऑफ रैप्ड पेयर्स इक्वल टू कितना है, 14। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 13 इक्वल टू क्या, कि इसमें आपका पेयर्स इस मल्टीप्लाई बाय क्या चीज है, सम डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या है, पेयर कितने हैं आपके, 13 पेयर्स हैं, 1 2 3 4 कितने तक है, 13 पेयर्स तक। तो इसमें क्या होगा आपका 13 इनटू सम कितना था, 14, अपन में 2 2 7 14
13 7 91। तो इसको आप 1 2 3 4 ऐसे करके फिर 13 तक प्लस करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो इतना क्लियर हो गया। इवन नंबर्स होंगे, इवन टर्म्स होंगे, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले दो भाग में बांटना है, स्प्लिट अप करना है। तो आधा को पहले क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगले आधा को क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और उनका प्लस कर देना है। फिर उसके बाद खाली इतने ही फॉर्मूला लगाना ऊपर वाला। लेकिन जब ऑड नंबर होगा, विषम संख्याएं होंगी, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, प्लस कर दिया, बस वही जो पहले वाला फॉर्मूला था हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो इसका सम आएगा। ठीक है। गुड इवनिंग क्लास। आज हम विशेषकर एनसीईआरटी चैप्टर 5 10वीं कक्षा के अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि आप लोगों को मालूम ही है, जो भी चैप्टर से हम पढ़ते हैं उससे पहले कि क्या है, उस चीज़ का उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब कि वो चीज़ कैसे इंट्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में जानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम एक सीरीज लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 2 और 4 6 8 10 12 सपोज कर लेते हैं। तो इनमें फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड वाला नंबर को अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इनके बीच का जो अंतर निकालेंगे, वो कंजुगेटिव डिफरेंस होता है। 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, 10 - 8 = 2, और इसी प्रकार से इसमें क्या आएगा 12 - 10 = 2। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट दो नंबर जैसे कंजुगेटेड, इनके क्या है, मतलब कि फर्स्ट टर्म, इनको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड टर्म कहते हैं, उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। एक सीरीज जो है उसमें दूसरे नंबर से पहले नंबर को माइनस करेंगे तो आपका जो नंबर आ रहा है वो इसका कंजुगेटिव नंबर का बराबर होना चाहिए, यानी आपके कंजुगेटिव जो आता है वो बराबर होते हैं। 6 से 4 को माइनस कर लीजिए 2 आएगा, 8 से 6 को माइनस कर दीजिए 2 आएगा, और 10 से 1 को माइनस कर दीजिए 2 आएगा, और 12 से 10 को माइनस कर दीजिए 2 आएगा। यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सारे आपका क्या कहलाते हैं, कॉमन डिफरेंस कहलाते हैं। ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे कॉमन डिफरेंस आपका मतलब 2 आ गए। तो सारे के सारे कंजुगेटिव जो डिफरेंसेस जो होते हैं, कंजुगेटिव डिफरेंसेस 4 से 2 को माइनस करते हैं 2 आया, और 6 से 4 को माइनस करते हैं 2 आया, 8 से 6 को माइनस करते हैं 2 आया, 10 से 8 को माइनस करते हैं 2 आया, और 12 से 3 को माइनस करते हैं 2 आया। तो ये इस प्रकार से जो बनता है, मतलब कि कंजुगेटिव जो डिफरेंसेस जो होते हैं वो अगर सेम आ जाते हैं तो ये आपका एपी कहलाता है। अब एप्लीकेशन ऑफ एपी, एपी जो है इसका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ किया जाता है, मतलब हमारे डेली यूज में कहाँ-कहाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सीढ़ी बनाते हैं हम, लेडर बनाते दौरान यहाँ से ये इस प्रकार से, ठीक है, सीढ़ी जो होगा इनके बीच के जो कंजुगेटिव जो मतलब कि ये स्ट्रिप्स होते हैं, यहाँ से अगर यहाँ तक अगर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिर कितने का बनाएंगे 30 सेंटीमीटर का बनाएंगे, और इसका भी 30 सेंटीमीटर, और इसका भी 30 सेंटीमीटर, और इसका भी 30 सेंटीमीटर। अब ये सीढ़ी जो होगा लेडर होगा, तो लेडर तो बराबर रहेंगे इस तरफ से, मतलब कि जो कंजुगेटिव जो सेक्शंस होंगे इतने ही उधर के कंजुगेटिव सेक्शंस भी इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सारे 30 सेंटीमीटर। तो एक तो ये क्या है कि मतलब कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है
इसका डेली यूज जो होता है हमारे सीढ़ियों को बनाने में यूज होता है। चलो ठीक है। ऑडिटोरियम वगैरह, बड़े बड़े स्टेडियम वगैरह जो होते हैं और ऑडिटोरियम वगैरह, और आपने ये भी देखा होगा कि सिनेमा हॉल वगैरह, थिएटर वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, जो सबसे नीचे सबसे आगे उसके पर्दे के सामने जो होते हैं वो नज़दीक होते हैं, तो उनके स्टेप नीचे होता है, मतलब कि बैठने का मतलब कि नीचे से होता है, तो स्टेप वाइज थोड़ा ऊपर ऊपर इस हिसाब से करवा दिया जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही। ये किस कारण से बना दिया जाता है, जैसे जैसे ऊपर मतलब कि स्टेप अप होता जाता है ऐसे ऐसे मतलब कि फिर वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा, मतलब कि स्पेस ज़्यादा होता चला जाएगा। तो अब से नीचे वाले राउंड में जो यू इस प्रकार से यू कर्व में होगा बनाया जाता है, नीचे कम जगह है तो कम कुर्सियाँ आएंगी। अब फर्स्ट वाला रो में जितनी कुर्सियां होंगे, जितने मतलब की सीट्स बनाई जाती हैं, उसका सेकेंड वाला रो में ऑब्वियसली या तो 4 कुर्सियां ज्यादा होंगे, नहीं तो 6 कुर्सियां ज्यादा होंगी, इस प्रकार से बनाया जाता है। और उससे भी ऊपर वाला रो में फिर इतना ही ज्यादा बनाया जाता है। कहने का मतलब कि हर रो में आपके मतलब कि सेम नंबर ऑफ चेयर्स बढ़ाते ले जाएंगे। खास मतलब कि इनफैक्ट मतलब बनाया जाए, बनाने का मतलब कि ढंग ये है, ठीक है। तो थिएटर वगैरह, ऑडिटोरियम वगैरह जो होते हैं और स्टेडियम वगैरह जो होते हैं, उसमें इस प्रकार से अरेंजमेंट ऑफ सीट्स मतलब सीट्स के अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा वाला ये चीज है कि मतलब कि आपके टैक्स फेयर वगैरह जो होते हैं, टैक्सी फेयर कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले जाते हैं, इस प्रकार से ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपका मतलब स्टार्टिंग में 50 रुपीज चार्ज। चलो ठीक है, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर है ये 50 रुपीज चार्ज। अब उसके बाद अगले किलोमीटर है, उसके बाद अगले किलोमीटर है, उसके बाद अगले किलोमीटर, इस प्रकार से। अब इसमें क्या हो जाएगा, 30 रुपये बढ़ाते ले जाएगा, कितना 30 रुपीज बढ़ाते ले जाएगा। तो कहने का मतलब तो सी डी ई एफ, इस एपी जो है, एपी का इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, कार्ल फ्रेडरिक्स गॉज करके, 1777 से लेकर के 1855 तक इनका जीवन रहा। इन्होंने क्या किया कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है कि एक बार की बात था कि जब बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो इनके टीचर इनको क्या करते हैं कि सवाल देते हैं। सवाल इस प्रकार से देते हैं कि टीचर ने ये बोला कि भाई 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम निकालना चाहिए, सम फाइंड आउट करना है। टीचर ने ये कहा, कहने का मतलब टीचर ने ये कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और सो ऑन 100 तक के नंबर्स का इन्होंने क्या बताया, सम टोटल करना, 100 तक का सम कितना होगा, ठीक है। यहां से शुरू होते हैं। तो भाई क्लास में सारे बच्चे परेशान हो गए कि भाई लिख लिख करके परेशान हो गए, वो तो पूरा पेज ही भर गया 100 तक लिखते लिखते, और बच्चों को ये काफ़ी दिक्कत होने लगा। सारे बच्चे मतलब कि स्ट्रगल कर रहे थे कि इस सवाल को कैसे मतलब कि हम करें। वो सारे मतलब कि लगे हुए थे कि मतलब कि इसको टोटल कर रहे हैं, काउंट कर करके टोटल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि उन दिनों कैलकुलेटर तो बने नहीं थे, ना आज की तरह कंप्यूटर्स थे, ना मोबाइल्स थे, तो भाई कोई मतलब उसमें कैलकुलेटर यूज करेगा ये तो कभी सोच भी नहीं सकते आप। लेकिन ये जो गॉस जो थे ये काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड और शार्प माइंडेड बच्चे थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना कुछ नया तरीका ढूंढ लिया जाए इसको सॉल्व करने के लिए, कि इतने लंबे कौन लिखेगा, इसको थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट करके करेगा। तो गॉस ने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा करके 50 तक इन्होंने लिखा, ठीक है। 1 से लेकर नंबर कितना दिया था, 1
से लेकर के 100 तक का सम निकाला। सम मतलब कि योगफल ज्ञात करना। इन्होंने क्या किया कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करता 50 तक दिया, 50 तक दिया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, बचे कितने भाई, अगला नंबर कौन कौन से बचे हैं, 51 से लेकर के 100 तक बचे, ठीक है। जब उन्होंने इस नंबर को यानी कि 1 से लेकर 100 तक जो सम निकाले थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, दो भाग में, यानी दो हिस्सों में स्प्लिट किस प्रकार से किया कि एक तो इन्होंने 1 से लेकर के 50 तक और दूसरे लिए इन्होंने 51 से लेकर के 100। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1 2 3 4 5 ऐसा करते हैं 50 तक इन्होंने एक तरफ लिखा है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब इन्होंने क्या किया कि अगले नंबर जो 51 से 100 तक जो भी टर्म्स थे उनको क्या किया, इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा, उल्टा ऑर्डर में। इसको सीधा लिखा यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिखा 1 से लेकर 50 तक, प्लस में प्लस करना है यहाँ तक। और उसके बाद ये जो 51 से लेकर 100 तक के जो टर्म्स थे उनको इन्होंने उल्टा लिखा, कैसे, रिवर्स लिखा। ये आपका क्या है, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 ऐसा करके 51। जब इन्होंने देखा मतलब कि इनको क्या क्या इन्होंने पेयर्स बना लिया, जो ये पेयर्स बने, ये एक जोड़े बन गए, दूसरे जोड़े बन गए, तीसरे जोड़े बन गए, चौथे जोड़े बन गए, ऐसे करके मतलब कि आपके कितने जोड़े बन जाएंगे, कितने जोड़े बन जाएंगे। अब देखो आप लोग वहां तक कर लीजिए, तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपके सबके सब इनको लगा 101, मतलब कि इनको क्या नोटिस में आया कि 100 प्लस 1 101 101 101 101 101 जितने भी टर्म्स प्लस हुए सबके सब 101, ठीक है, सबके सब कितने 101। तो अब इसमें कितने पेयर्स हुए, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हुए, सिंपल सी बात 1 से लेकर 50 तक 50 पेयर्स, कितने 50। और सम कितना हुआ आपका, अच्छा हाँ, इन दोनों को सबके सब जितने भी इन्होंने पेयर बनाया था उनको रेयर पेयर्स, इन्होंने रेयर पेयर्स का नाम दिया। तो सम ऑफ रेयर पेयर्स इक्वल क्योंकि इसका भी 101, इसका भी 101, इसका भी 101, सभी का सब 101 इनको नोटिस में आया। तो इन्होंने ये बताया कि therefore sum of the first 100 positive integers इक्वल टू क्या होगा, आपके सम ऑफ टोटल जो सम आया है इनटू में ये नंबर ऑफ पेयर्स यानी कि आपका पेयर्स एक और क्या हो जाएगा, सम कितना होगा आपका, सम कितना होगा 101 इनटू में आपका पेयर्स मतलब जो जोड़े कितने हैं 50 जोड़े 50 जोड़े तो 5050। इसका मतलब यानी आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 100 तक का जो योगफल है आपका 50। अब गॉस ने ये मेथड करा है, मतलब कि ये इस हिसाब से अब इन्होंने शॉर्ट मेथड एक निकाले, इन्होंने रैप्ड पेयर्स बनाकर, ठीक है, रैप्ड पेयर्स बना करके इनका सम निकाला, जो सम आता है उसको इन्होंने क्या करते हैं, जितने पेयर होते हैं जोड़े जो होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है वो टोटल जितने भी मतलब सम पूछा गया है, मतलब कि जितने भी टर्म्स पूछे गए उनका सम आ जाएगा 5050, ठीक है, गॉस ने ये बताया।
लेकिन अब आप लोग ये समझ सकते हो इसमें 1 से लेकर के 100 तक दे रखा, 1 2 3 4 5 6 100 इवन नंबर है। ये जो मेथड था जो गॉस ने बताया है, ये मेथड खाली इवन नंबर के लिए एप्लीकेबल था। अब इवन नंबर मतलब कि सम संख्या, सम संख्याओं के लिए ये मतलब कि उपयोग था ये विधि। अब यहाँ पर चैलेंज क्या आ गया कि मतलब कि जो ऑड नंबर्स होते हैं यानी कि आपको विषम संख्याएं होते हैं, उनके लिए होगा क्या? देखिए, जो विषम संख्या होते हैं उसमें चूंकि विषम संख्या जो होते हैं उसको दो भागों में हम स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर दो भागों में स्प्लिट करेंगे सिंपल सी बात, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएंगे। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, तो ये तो आपको बता दें कि ये इवन नंबर्स होते हैं तभी मतलब कि जितने भी इवन नंबर्स आ गए, चाहे आपके करोड़ों, ठीक है, करोड्स में हो जाए, मिलियंस में हो जाए, यानी कि बिलियंस में हो जाए, जो भी है 10 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 100 बिलियन जितना भी हो, लेकिन वंस डिजिट इकाई का स्थान पर संख्या आपका 0 2 4 6 8 ये सारे आते हैं, तो वो आपका क्या होगा? इवन नंबर होगा, यानी कि सम संख्या होगा। उस सम संख्या के ये वाला मेथड एप्लीकेबल। क्लियर है? अच्छा ओके। अब जब ऑड होते हैं यानी कि विषम संख्या, ऑड टर्म्स होंगे यानी कि आपको विषम पद हो, जैसे आपका मतलब कि 23rd टर्म कैसे निकाला जाए? 23 को देखो, चलो ठीक है मैं 13 टर्म्स को निकाला जाए। 13 टर्म जो इसमें क्या हो जाएगा? 100 का तो हमने क्या कर दिया था, दो भागों में स्प्लिट कर दिया था, तो 50 टर्म पहले आ गए थे और अगले 50 टर्म आ गए बाद। समझ नहीं आया? क्लियर है ना? अब 13 का कैसे करेंगे? 13 को तो डिवाइड करेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाएंगे भाई, एक तो रहेगा 7 तो रहेगा। अब इसके क्या करेंगे हम? तो गॉस ने ये बताया कि अगर ऑड नंबर आ जाए, अगर यहां पर ऑड नंबर आ जाए मतलब कि टर्म्स में आपके ऑड नंबर्स के टर्म्स आ जाए, जैसे 13 टर्म हो गया और आपका 25th टर्म्स हो गया, तो गॉस ने ये बोला कि ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो भी नंबर्स होते हैं उनको सीरियल बाय आगे लिख लो, मतलब कि सीधा सभी को लिख लो, सीधे मतलब कि आरोही क्रम में लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे सारे एक साथ लिख लो। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इसमें क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है? आरोही। अच्छा, अब जो नंबर होता है 1 से लेकर 13 तक हमने लिखा और इसको ऐसे ही रिवर्स में लिख देना। कैसे? 13 प्लस 13 है ना, हाँ 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब फिर इसको क्या कर लेते? रैप्ड पेयर्स ले लेते। क्या ले लेते? रैप्ड पेयर्स ले लेते। इनका जो सम जो होगा क्या होगा? आपका योग जो होगा क्या होगा? 14 प्लस 14 प्लस 14, यानी देयर आर 30 टर्म्स। ओके, तो यहां पर हमने क्या करना है कि इतना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 13 टर्म्स। नंबर ऑफ पेयर्स, टर्म्स की जगह पेयर्स लिखिए।
पेयर्स की नंबर ऑफ पेयर्स 13 पेयर्स, 1 से लेकर 13 तक 13 पेयर्स, तो 13। अच्छा, सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, रैप्ड सम ऑफ रैप्ड पेयर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ रैप्ड पेयर्स इक्वल टू कितना है, 14। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 13 इक्वल टू क्या हो कि इसमें आपका पेयर्स इस मल्टीप्लाई बाय क्या चीज है, सम डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या है, पेयर कितने हैं आपके, 13 पेयर्स हैं, 1 2 3 4 कितने तक है, 13 पेयर्स तक। तो इसमें क्या होगा आपका 13 इंटू सम कितना था, 14 अपन में 2 7 14 13 7 91। तो इसको आप 1 2 3 4 ऐसे करके फिर 13 तक प्लस करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो इतना क्लियर हो गया। इवन नंबर्स होंगे, इवन टर्म्स होंगे, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले दो भाग में बांटना है, स्प्लिट अप करना है। तो आधा को पहले क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगले आधा को क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और उनका प्लस कर देना है। फिर उसके बाद खाली इतने ही फॉर्मूला लगाना ऊपर वाला। लेकिन जब ऑड नंबर होगा, विषम संख्याएं होंगी, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, प्लस कर दिया, बस वही जो पहले वाला फॉर्मूला था हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो इसका सम आएगा। ठीक है।